स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के ताने बाने को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, और हमारे पास एक विस्तृत रिपोर्ट है जिसमें पारंपरिक तरीकों से लेकर आज की विशाल परियोजनाओं तक सब कुछ शामिल है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन ये जानना कि भाई भारत का सबसे बड़ा राज्य जो पानी की इतनी कमी से जूझता है, कैसे अपनी खेती और विकास के लिए सिंचाई पर इतना निर्भर हुआ, और इस सफर की असली कीमत क्या रही है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए बात शुरू करते हैं। ये विरोधाभास वाकई सोचने लायक है। राजस्थान देश का 10% भूभाग, पर सतही जल सिर्फ 1.16%, और फिर भी यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी नहर प्रणालियों में से एक है। कमाल है ना, रेगिस्तान में नहरों का इतना बड़ा जाल। हाँ, अच्छा तो पहले जमीनी हकीकत देख लें। राज्य का 2/3 हिस्सा तो आप जानते हैं थार रेगिस्तान, बारिश उसका कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल अनियमित, और सतही जल तो ना के बराबर है। फिर आता है भूजल, जिसका बेतहाशा दोहन हो रहा है। हाँ, ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। 2024 में जो पुनर्भरण हुआ, मतलब रिचार्ज, वो करीब 11.37 BCM था, और निकासी वो 17 BCM से भी ज्यादा। मतलब जितना भर रहा है उससे कहीं ज्यादा निकल रहा है। बिल्कुल। और नतीजा, जहां 1984 में 203 भूजल ब्लॉक सुरक्षित माने जाते थे, वो 2024 में घटकर सिर्फ 37 रह गए। सिर्फ 37? ये तो वाकई खतरे की घंटी है। निश्चित रूप से। और इसी पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक विकास देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। हाँ, मतलब पहले क्या होता था? सदियों तक यहाँ पानी सहेजने के अपने बड़े कारगर तरीके थे, जैसे जोहड़, छोटे मिट्टी के बांध समझ लीजिए। अच्छा। टांका या कुंड, मतलब जमीन के नीचे बने टैंक, और एक बहुत खास तकनीक थी खड़ीन। खड़ीन, ये क्या है? ये 15वीं सदी की एक अनूठी तकनीक है। इसमें बारिश के पानी को ढलान वाली जमीन पर रोककर उस नमी से खेती की जाती थी। अरे वाह, 15वीं सदी, कमाल है। हाँ, और ये सारे तरीके समुदाय आधारित थे, और इनका मुख्य फोकस था भूजल रिचार्ज। मतलब पानी जमा करना और जमीन में वापस भेजना। बिल्कुल। फिर आया 1949, जब सिंचाई विभाग बना, और 1952 में शुरू हुई राजस्थान नहर, जिसे अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना या IGNP कहते हैं। जी हाँ, और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। जाहिर है, 837 किलोमीटर लंबा नेटवर्क, दुनिया का शायद सबसे बड़ा। हाँ, इसने रेगिस्तान की तस्वीर बदल दी। गेहूं, कपास जैसी नकदी फसलें उगाना मुमकिन हो गया। इसे तो कृषि क्रांति का प्रतीक माना गया था उस वक्त। बिल्कुल माना गया था। लेकिन IGNP जैसी विशाल परियोजनाओं की कहानी इतनी सीधी नहीं है। मतलब कुछ समस्याएं भी आई। हाँ, समस्याएं, और वो भी गंभीर। जिस महत्वाकांक्षा ने रेगिस्तान को हरा किया, उसी ने अनजाने में अपनी समस्याएं भी पैदा कर दी। जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती जल भराव और मिट्टी का खारापन। खासकर स्टेज 1 का जो इलाका है, वहां करीब 30% सिंचित क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ। 30%? तो बहुत ज्यादा है। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा लगता है कि नहरों से पानी लाने पर जितना ध्यान था, पानी की निकासी के प्रबंधन पर उतना नहीं था। और नहरों से काफी रिसाव भी होता रहा, जरूरत से ज्यादा सिंचाई भी हुई। तो पानी जमा होता गया और जमीन खराब होती गई। बिल्कुल। IGNP तो एक बड़ा उदाहरण है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और भी परियोजनाएं हैं। हाँ, जैसे नर्मदा नहर परियोजना, सुना है वहाँ ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई अनिवार्य है। जी हाँ, ये पानी बचाने की दिशा में एक अहम कदम है, लेकिन वहाँ भी विस्थापन जैसी चिंताएं तो हैं ही। और वो जो नई प्रस्तावित परियोजना है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना या राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट, हाँ, उसका लक्ष्य 13 जिलों तक पानी पहुँचाना है। एक बहुत बड़ी परियोजना है। लेकिन रणथंभौर टाइगर रिजर्व के इकोसिस्टम पर इसके संभावित असर को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक पैटर्न सा दिखता है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ आर्थिक फायदे, ज्यादा फसल, रोजगार, पीने का पानी, और दूसरी तरफ गंभीर पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ती है। जंगलों का कटना, जल भराव, भूजल का और नीचे जाना, और सामाजिक कीमत भी है शायद, विस्थापन, पारंपरिक रोजगार का खत्म होना। बिल्कुल। और फायदों का असमान बंटवारा भी एक मुद्दा रहता है। चंबल घाटी परियोजना भी इसी पैटर्न का एक और उदाहरण है। तो आज क्या स्थिति है? क्या सरकार कुछ अलग कर रही है? कुछ बदलाव आ रहा है? हाँ, एक बदलाव तो दिख रहा है। सरकार अब ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी पानी बचाने वाली आधुनिक तकनीकों पर जोर दे रही है। सब्सिडी वगैरह भी है?
हाँ, 70% तक सब्सिडी है और सौर ऊर्जा पंप भी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। पिछले 1.5 साल में ही करीब 41,690 लगे हैं। ये तो अच्छी बात है। और दिलचस्प बात यह है कि फार्म पॉन्ड्स और जोहड़ जैसे पारंपरिक तरीकों को भी फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, यानी वापस जोड़ो की ओर। एक तरह से हाँ, मतलब सिर्फ सप्लाई बढ़ाने बड़े बांध नहरों पर ही नहीं, बल्कि डिमांड मैनेजमेंट पे भी फोकस है। डिमांड मैनेजमेंट यानी पानी के कुशल उपयोग पर। सही कहा। पानी का कुशल उपयोग और समुदाय की भागीदारी, जैसे जल उपयोगकर्ता संघ WUA बनाए जा रहे हैं। WUA? हाँ, ये क्या है? ये किसानों के समूह है जो स्थानीय स्तर पर पानी वितरण और रखरखाव का प्रबंधन करते हैं। ये तो अच्छा विचार लगता है, लेकिन ये नई तकनीकें अपनाना आसान है क्या, खासकर छोटे किसानों के लिए? नहीं, चुनौतियां तो हैं। इनकी लागत, रखरखाव की दिक्कतें और खासकर छोटे किसानों के लिए कर्ज मिलना अब भी एक बड़ी बाधा है। तो कुल मिलाकर राजस्थान की सिंचाई की कहानी अनुकूलन और बड़ी महत्वाकांक्षाओं की तो है। बिल्कुल। लेकिन ये इस गंभीर समझौतों से भी भरी पड़ी है। रेगिस्तान को हरा भरा करने की आर्थिक सफलता मिली, पर उसके साथ पर्यावरण और समाज पर एक तरह का कर्ज भी चढ़ा है। हाँ, सार यही है। राज्य अब एक ऐसे रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है जहां पानी का कुशल उपयोग हो, स्थिरता हो और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा जा सके। लेकिन सफलता तो इस पर निर्भर करेगी कि ये नीतियां जमीन पर कितनी असरदार होती हैं, है ना? बिल्कुल। क्या ये कोशिशें वाकई उन पर्यावरणीय और सामाजिक कीमतों को कम कर पाती हैं, ये देखना होगा। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। क्या भविष्य में पानी की सुरक्षा सिर्फ बेहतर तकनीक या और बड़ी परियोजनाओं से ही मिलेगी, या फिर हमें पानी के महत्व को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा? समुदायों को इसके प्रबंधन में ज्यादा ताकत देनी होगी। शायद कुछ वैसा ही जैसा सदियों पुरानी खड़ीन प्रणाली में था। हाँ, सोचने वाली बात है।